दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो हम लोग पब्लिक इकोनॉमिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके सीयूईटी, एमए इकोनॉमिक्स एंड बीए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे आपके इस इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल टैक्स रेवेन्यू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला है आपका सरप्लस बजट, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस बजट, तीसरा आपका है ऑप्शन डेफिसिट बजट एंड चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि जब आपका एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च है वो बढ़ जाता है टैक्स रेवेन्यू की जगह, अगर आपका रेवेन्यू कम हो जाए और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट बोलते हैं या फिर बजट डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। अगर आपका तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पर आपका सरप्लस बजट एंड बैलेंस बजट क्या होता है, तो सरप्लस बजट कब होता है, जब आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो, ठीक है, जब आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू आपके एक्सपेंडिचर, तो उसको हम लोग आपके सरप्लस बजट कहते हैं। और जब आपका दोनों रेवेन्यू एंड आपका एक्सपेंडिचर बराबर हो, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है बैलेंस बजट कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, जहाँ पर कि आपका एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है टोटल रेवेन्यू से, तो याद रखिएगा उसको हम लोग डेफिसिट बजट या फिर बजटरी डेफिसिट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इसमें आपके फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो पहला है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा ऑप्शन है आपका टैक्सेशन एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है आपका एक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये आप जो है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, ये किसके द्वारा जो है किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जबकि फिजिकल आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये आपके गवर्नमेंट के द्वारा जो है किया जाता है, सरकार के द्वारा जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, टैक्सेशन हो गया, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन टैक्स रेट व्हेन टैक्स बेस एक्सपेंड रिप्रेजेंट, तो क्या करें, इसको कहेंगे, तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दूसरा है आपका रिग्रेसिव टैक्सेशन, तीसरा आपका ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन एंड चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा कि इंक्रीज इन टैक्स रेट को इंक्रीज कर दिया गया है व्हेन टैक्स बेस एक्सपेंड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। याद रखिएगा जब हम टैक्स रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, आपके टैक्स बेस एक्सपेंड कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ फिजिकल पॉलिसी, कौन सा आपका फिजिकल पॉलिसी का मेजर है। तो पहला आपका ऑप्शन है पब्लिक एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका है सीआरआर, तीसरा ऑप्शन है आपका एसएलआर एंड चौथा आपका ऑप्शन है बैंक रेट। तो याद रखिएगा कि आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी मेजर, ठीक है। आपका जो फिजिकल पॉलिसी मेजर होता है यानी राजकोषीय जो आपकी पॉलिसी होती है उसका जो पार्ट होता है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, जबकि आपकी मौद्रिक जो है पॉलिसी का मेजर कौन होता है, सीआरआर, एसएलआर एंड बैंक रेट, दीज आर द पार्ट ऑफ मॉनेटरी मेजर, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का ये मेजर होता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस इज, तो यहाँ पर क्या है मेन डिफरेंस आपके पब्लिक, ठीक है, सार्वजनिक एंड आपके प्राइवेट फाइनेंस में। तो पहला ऑप्शन है आपका एडजस्टमेंट इन इनकम एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका ऑप्शन है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, तीसरा आपका ऑप्शन है डिस सेविंग एंड चौथा आपका ऑप्शन है बोरोइंग। तो याद रखिएगा एडजस्टमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आपका किया जाता है कि खर्च ज़्यादा हो कि आपका जो है आपका आय ज़्यादा हो,
इसके बीच में जो एडजस्टमेंट देखने के लिए मेन जो आपका डिफरेंस है वो आपका क्रिएट करता है पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर, यानी पहली आपकी फाइनेंस कमीशन कब अपॉइंट किया गया था। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा है 1950, तीसरा है 1951 एंड चौथा आपका है 1949। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट जो आपका हो जाता है 1951 में पहली बार फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कब अचीव होता है, व्हेन मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड। पहला आपका है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल्स टू मार्जिनल बेनिफिट, दूसरा है टोटल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल्स टू टोटल सोशल बेनिफिट, तीसरा आपका ऑप्शन है एवरेज सोशल सेक्रीफाइस इक्वल्स टू एवरेज सोशल बेनिफिट एंड चौथा आपका ऑप्शन है नेट सोशल सेक्रीफाइस इक्वल्स टू नेट सोशल बेनिफिट। तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कब हमें पता चलता है, जब हमारा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस आपके मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर हो जाए तो हम लोग मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जब आपके मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर हो जाए तो वो हमारा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन इंडिया द पर्सनल इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इंडिविजुअल बाय। तो पर्सनल इनकम टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है, तो किसके द्वारा लगाया जाता है, लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा है लोकल बॉडीज एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा कि जो आपका पर्सनल इनकम टैक्स जो है लेविड कौन करता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा है इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो इनकम टैक्स होता है वो किस पे आधारित होता है। तो पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू पे, दूसरा है विलिंगनेस टू पे, बेनिफिट्स रिसीव्ड एंड नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा कि एबिलिटी टू पे, कितना आप पे करने के योग्य हो उसी के हिसाब से आप जो है आप इनकम टैक्स दोगे, ठीक है। विलिंगनेस की बात ही नहीं होगी। बेनिफिट रिसीव्ड, याद रखिएगा कि पब्लिक गुड में सारे लोग बेनिफिट रिसीव करते हैं, पर कोई भी जो है जरूरी नहीं कि आपका टैक्स पेयर ही हो। तो याद रखिएगा कि एबिलिटी टू पे यानी आपके पे करने की योग्यता होगी तभी आप जो है टैक्स पे कर सकोगे इनकम टैक्स को। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज एसोसिएटेड विद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किसके द्वारा दिया गया है, तो डाल्टन के द्वारा ये आपका दिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो कंसेप्ट है वो आपके डाल्टन के द्वारा गिवन है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स। कौन सा आपका नहीं कैरेक्टरिस्टिक है टैक्स का, ठीक है, टैक्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नो क्विड प्रो क्यू कंपल्सरी पेमेंट, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है नॉन कंपल्सरी पेमेंट एंड पनिशमेंट टू टैक्स इवेडर्स। तो याद रखिएगा नॉन कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज कंपल्सरी नहीं होता है टैक्स, ठीक है, ये आपका नॉन कंपल्सरी पेमेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स कैसा है पेमेंट है आपका, नॉन कंपल्सरी पेमेंट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। स्पेशल असेसमेंट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, स्पेशल असेसमेंट का मतलब जर्नल टैक्स ऑन ऑल पीपल, गिफ्ट टैक्स दूसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है आपका टैक्स फॉर स्पेसिफिक बेनिफिट कन्फर्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो स्पेशल असेसमेंट जो आपका होता है इसका मतलब टैक्स फॉर स्पेसिफिक बेनिफिट के लिए जो किया जाए, कन्फर्ड किया जाए, उसको हम लोग स्पेशल असेसमेंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। कौन आपके एक्सपोनेंट है इसमें, मेन जो है आपका फेवर करने वाला इंसान है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, यानी स्टेट की एक्टिविटी को इंक्रीज करो, ये किसके द्वारा जो है आपका प्रोपाउंड किया गया है कंसेप्ट। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा है वैगनर, तीसरा है सेलिगैमन एंड चौथा ऑप्शन है मसग्रेव। तो याद रखिएगा ये वैगनर के द्वारा जो है कंसेप्ट दिया गया है द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
द मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विद। मैक्सिमम वेलफेयर की कौन बात करता है प्रिंसिपल ऑफ बजट में? तो पहला ऑप्शन है आपका एडम स्मिथ, दूसरा है आपका एडविन सेलिगमैन, चौथा है आपका डॉल्टन एंड चौथा आपका ऑप्शन है रिचर्ड मसग्रेव। तो याद रखिएगा यहाँ पर रिचर्ड मसग्रेव जो है आपके मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए CUET एमए इकोनॉमिक्स के लिए। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन की बात कौन करता है? रिचर्ड मसग्रेव। नेक्स्ट हमारा है केलकर जो आपका समिति था, प्रपोजल आर कंसर्न्ड विथ। जो आपका केलकर समिति थी उसका कौन सा प्रपोजल था? तो पहला ऑप्शन है रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म इन द पावर सेक्टर, यानी पावर सेक्टर में रिफॉर्म की बात करते हैं जो केलकर हैं आपके। दूसरा ऑप्शन है रिकमेंडेशन फॉर टैक्सेशन, टैक्स रिफॉर्म। एंड तीसरा ऑप्शन है गाइडलाइंस फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एंड चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा कि केलकर का जो प्रपोजल था वो किससे कंसर्न था, किस वाले सेक्टर से? तो रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था टैक्स रिफॉर्म के लिए, ठीक है। फिर से मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, जो केलकर का प्रपोजल था वो आपका रिकमेंडेशन फॉर जो है आपके टैक्स रिफॉर्म के लिए किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैल्यू एडेड टैक्स जो है उसमें कौन सा आपका टैक्स इंक्लूड होता है? तो पहला आपका है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरा है प्रोग्रेसिव एंड चौथा है नन ऑफ द दीज। तो याद रखिएगा कि वैल्यू एडेड जो टैक्स होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हियर, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट आर ऑन, किस पे होता है आपका इम्पैक्ट और इंसिडेंट? तो याद रखिएगा कि आपके पहला ऑप्शन है डिफरेंट पर्सन पे होता है, तो याद रखिएगा ये कभी भी नहीं होता है। टैक्स जो होता है हमेशा इम्पैक्ट और इंसिडेंट आपके सेम पर्सन पे होता है, ना कि डिफरेंट पर्सन पे। जिस पे आपका टैक्स लग रहा है उसी पे आपका इम्पैक्ट भी करेगा, उसी पे लास्ट में इंसिडेंट भी होगा, वही आपका लास्ट टैक्स पेयर होगा। तो सेम पर्सन पे होता है, वो कभी भी किसी पे अपना टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपका सेम पर्सन पे होता है, इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा डायरेक्ट वायलेशन ऑफ टैक्स लॉ को किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेती हूँ। द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ टैक्स लॉ इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स रिबेट एंड नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन, यानी टैक्स की चोरी। डायरेक्ट वायलेशन ऑफ टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स की चोरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स इज कॉल्ड, यानी फाइनली किसके ऊपर जो है टैक्स का बर्डन पड़ा है? तो उसको हम लोग टैक्स अवॉइड कहते हैं, या फिर टैक्स इवेजन कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं, या फिर इंसिडेंट। तो याद रखिएगा कि लास्ट फाइनल जो रेस्टिंग प्लेस होता है, यानी कि लास्ट में टैक्स पेयर कौन बन रहा है, बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर पड़ रहा है? तो याद रखिएगा ये इंसिडेंस कहलाता है, टैक्स का इंसिडेंट। जैसे आप जो है देखते हो कि आप जब गुड्स प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने गुड्स को जो है किसी होलसेलर को देता है, एंड होलसेलर किसी रिटेलर को देता है, एंड रिटेलर फिर किसको देता है? आपके एक कंज्यूमर को देता है। तो कंज्यूमर होता है लास्ट टैक्स पेयर होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इंसिडेंस किस पे हुआ? सेलर पे, आपके कंज्यूमर पे हुआ। तो वहाँ पर इंसिडेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू, क्या कहेंगे इसको? इनिशियल रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स। दूसरा आपका ऑप्शन है फाइनल रेस्टिंग ऑफ प्लेस ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स, बोथ ए एंड बी। एंड चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनल रेस्टिंग, यानी टैक्स किसके पे फाइनली जो है पड़ रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका फाइनल रेस्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन जो होता है उसी को हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज मोस्ट लाइकली टू बी रिग्रेसिव, कौन सा सबसे ज़्यादा रिग्रेसिव होता है आपका टैक्स? तो सेल्स टैक्स ऑन मोबाइल फ़ोन, एक्साइज ड्यूटी ऑन कैरोसिन, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कौन सा आपका मोस्ट लाइकली टू बी रिग्रेसिव हो सकता है? प्रोग्रेसिव नहीं है, ये रिग्रेसिव है। रिग्रेट आपको पीछे की तरफ ढकेल रहा है। तो याद रखिएगा कि एक्साइज जो ड्यूटी लग रही है कैरोसिन ऑयल पे, ये बाहर से हमें आप लाते हो कैरोसिन ऑयल को, तो यहाँ पर ये जो है रिग्रेसिव होता है आपका बहुत ज़्यादा।
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेफर्स टू, इसको क्या कहते हैं अगर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स की बात करेंगे तो ये आपकी इनिशियल रेस्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी क्या कहते हैं, या फिर फाइनल मनी बर्डन, तो इसको तो हम लोग याद रखिएगा क्या कहते हैं, इंसिडेंट्स कहते हैं ना, इंसिडेंट, एंड नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इनिशियल जो रेस्टिंग होता है टैक्स का उसको हम लोग इम्पैक्ट कहते हैं, यानी कि जो है पहली बार में ही जो इम्पैक्ट कर दे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, तो वो हमारा जो होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स होता है, ना कि आपका इंसिडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर इम्पैक्ट कहलाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा द फिजिकल पॉलिसी किससे रिलेटेड का होता है आपका, तो याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी आपके आरबीआई से रिलेटेड होता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है आपकी फिजिकल पॉलिसी, यानी जो आपकी राज्य की जो आपकी फिजिकल पॉलिसी होती है वो सरकार यानी गवर्नमेंट से रिलेट करती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कौन सा इसमें एग्जाम्पल है आपके डायरेक्ट टैक्स का, तो सेल्स टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता, एक्साइज ड्यूटी भी नहीं आता, टोल टैक्स भी आपके इसमें नहीं आता है, पर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत कौन सा आता है आपका, इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट हमारा इफ़ द रेट ऑफ टैक्स फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड एज, जब हमारा रेट ऑफ टैक्स जो होता है फॉल कर जाता है, गिर जाता है आपका, अगर यहीं पर अगर रेट ऑफ जो है टैक्स इंक्रीज करता तो हमारा वो कौन सा टैक्स कहलाता, प्रोग्रेसिव, पर यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स हमारा क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, इंक्रीज इन इनकम, तो ये हमारा रिग्रेसिव टैक्स कहलाता है। याद रखिएगा रेट ऑफ टैक्स फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम, रिग्रेसिव टैक्स, यहीं पर अगर रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इनकम आपका होता तो वो प्रोग्रेसिव कहलाता। बजट किसका इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी पॉलिसी का, तो याद रखिएगा पहला आपका मॉनेटरी पॉलिसी, तो ऐसा नहीं होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का बजट जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल पॉलिसी यानी सरकार के द्वारा जो नीति बनाई जाती है वो उसका पार्ट होता है आपके बजट इज़ द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस वॉज डेवलप्ड बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल फाइनेंस आपका फिजिकल जो है फाइनेंस जो है देखने के लिए मिलेगा आपके सिलेबस में, पब्लिक फाइनेंस के CUET के सिलेबस में, तो याद रखिएगा कि AP लर्नर के द्वारा जो है फंक्शनल फाइनेंस का कंसेप्ट दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, फंक्शनल फाइनेंस का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो AP लर्नर के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है द पब्लिक फाइनेंस शिफ्टिंग रेफर्स टू, पब्लिक फाइनेंस में शिफ्टिंग क्या कहलाता है, तो इम्पोज ऑफ टैक्स कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है अवॉइड ऑफ टैक्स, तीसरा ऑप्शन है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि जो हमारा शिफ्टिंग मतलब यहाँ पर होता है पब्लिक फाइनेंस में, हम टैक्स बर्डन को जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रोड्यूसर जो होता है वो टैक्स बर्डन को पहले होल सेलर पर शिफ्ट करता है, होल सेलर जो है रिटेलर पर शिफ्ट करता है, एंड रिटेलर जो है आपके कंज्यूमर पे शिफ्ट करता है। तो ये जो होता है आपका पब्लिक फाइनेंस में शिफ्टिंग, यानी टैक्स बर्डन को हम शिफ्ट करते हैं वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट हमारा है मॉडर्न स्टेट क्या होता है, मॉडर्न स्टेट किस तरीके का होता है, लेजस फेयर स्टेट होता है, वेलफेयर स्टेट होता है, एरोक्रेस्टिक स्टेट होता है, या फिर पुलिस स्टेट। तो याद रखिएगा कि मॉडर्न जो स्टेट है वो आपका वेलफेयर स्टेट होगा। को आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो BHU स्टडी कैपिटल के चैनल पे जा करके आप वहां पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे CUET MA इकोनॉमिक्स के कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि जिसकी फ़ीस बहुत मिनिमम अमाउंट ओनली 2499 में आपको मिल जाएगी। साथ साथ आपको वहाँ पर लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर एंड पूरे कंटेंट्स जो है दिए जाते हैं, एंड आपको जो है लास्ट में टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।